महरूम मोहब्बत, किस्त नंबर 3-4। कैसी पूछ-गुछ जनाब? हेड मास्टर संजीदा हो गया। मैंने पूछा, मतलूब साहिब, अब जहां दीदा आदमी दिखाई देते हैं और आपकी मर्दुम शनासी में भी मुझे कोई शक नहीं है, जरा ये बताएं कि मास्टर जमील बहार किरदार के मामले में कैसे हैं? वो सीधा होकर बैठ गया। मैंने हमेशा जमील बहार को शफाफ किरदार का मालिक पाया है। मैं आपके सवाल का मकसद अभी तक नहीं समझ सका। मैंने कहा, मतलूब साहिब, हमारे थाने की हुदूद में एक औरत की लाश मिली है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो औरत मास्टर जमील की बीवी की हैसियत से वहां पहुंची थी। जमील इस दिन से गायब है जिस दिन इस औरत की लाश मिली थी। उनका सामान हमारे थाने के माल खाने में रखा है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि मज़कूरा मकतूला का नाम आबदा परवीन है। क्या आप इस नाम की किसी औरत से वाकिफ हैं? वो बोला, देखें जनाब, पहली बात तो ये है कि जमील बहार मेरी आखिरी मालूमात के मुताबिक गैर शादीशुदा है। फिर मैं किसी आबदा परवीन को भी नहीं जानता। सबसे बड़ी बात यह कि वो खानेवाल से मीलों दूर आपके इलाके हवेली बहादुर में किया करने गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे जिला झम में इसका कोई अजीज रिश्तेदार भी नहीं रहता। मैंने कहा, मतलूब साहिब, अब जमील बहार के घर तक हमारी रहनुमाई करेंगे? जमील बहार यहाँ नहीं रहता जनाब। इसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मतलूब हुसैन ने बताया, दरअसल जमील बहार मियां चुनों का रहने वाला है। मियां चुनों में कहा? तिलबा। मैंने पूछा, हेड मास्टर साहिब, तिलबा खासा वसी इलाका है। तिलबा में इसकी रहाइश कहाँ पर है? इसने बताया, तिलबा में मास्टर जमील बहार चेक 88 आर का रहने वाला है। मैंने अपने जहन में ये पता नक्श कर लिया। मैंने पूछा, चेक 88 आर तो यहाँ से खासे फासले पर है। वो रोजाना स्कूल किस तरह आता होगा? इसने यहाँ पुराना खानेवाल के एक महल्ले में रहाइश इख्तियार कर रखी है। इसका क्वार्टर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। वो महीने में एक मर्तबा अपने चेक होकर आता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैंने बात को मुख्तसर करते हुए कहा। इसके बावजूद भी हम जमील बहार की आर्जी रहाइशगाह जरूर देखेंगे और उसके आस पड़ोस से पूछ गुछ भी करेंगे। हाँ, जरूर, वो जल्दी से बोला। मैं अपने छोटे बेटे को आपके साथ भेजता हूँ। शुक्रिया हेड मास्टर साहिब। मैं उठकर खड़ा हो गया। हेड मास्टर का छोटा बेटा हमें मास्टर जमील का घर दिखाकर वापस चला गया। वो एक छोटा सा क्वार्टर था जिसके बैरूनी दरवाजे पर एक ताला झोल रहा था। इस का मतलब था मकीन मकान में नहीं है। मैंने इसके क्वार्टर को ज़हन नशीन कर लिया और महल्ले में घूम फिर कर मास्टर जमील के बारे में मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी। हमारी पूछ-गुछ के नतीजे ने हेड मास्टर मतलूब हुसैन के ख्यालात की तौसीक कर दी। मास्टर जमील की वाह अच्छी खासी इज्जत थी। इक्का दुक्का लोगों से आबदा परवीन के बारे में भी दरियाफ्त किया। एक आबदा परवीन मास्टर जमील की पड़ोसन निकल आई। मैंने सबसे पहले वहीं ट्राई करने का फैसला किया। एक बात को ज़हन में रखें कि मैं तमाम वाकयात सिलसिलेवार तरतीब से बयान कर रहा हूँ, वरना बहुत सी बातें मुझे बाद में मालूम हुई थी। जिला खानेवाल में हमारा कयाम तकरीबन 5 रोज का था। ये बात तो मुझे वहां पहुंचते ही मालूम हो गई थी कि किसी भी थाने में आबदा परवीन नामी किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। हमारी दस्तक के जवाब में दरवाजा एक औरत ने खोला था। अपने सामने अजनबी मर्दों को देखकर वो फौरन दरवाजे की ओट में हो गई। फिर वहीं से पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? इस औरत की एक झलक ने मेरे जहन में कई कुमकुमे रोशन कर दिए थे। एएसआई दरवाजे से जरा हटकर खड़ा था। वो इस औरत को देख नहीं सका था। मेरे जहन ने पुकार कर कहा, हो ना हो ये आबदा परवीन की कोई करीबी रिश्तेदार है। इस औरत के नए नक्श खासी हद तक आबदा परवीन से मिलते जुलते थे। यानी हमने बिल्कुल ठीक दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने कहा, आबदा परवीन यहीं रहती है। आप कौन हैं? मैंने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम मुख सफदर हयात है। मैं जिला झंग के एक थाने से आया हूँ। हाय, मैं मर गई। क्या हो गया मेरी बहन को? बेसाख्ता इसके मुंह से निकल गया। मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं अपने मतलूबा दरवाजे पर खड़ा था। इसी दौरान में अंदर से नहीफ मर्दाना आवाज में पूछा गया,
इस आवाज में नकाहत के साथ साथ बेजारी का उनसर भी नुमाया था। खालिदा कौन है दरवाजे पर? इससे पहले कि आबदा की बहन खालिदा कोई जवाब देती, पूछने वाला कमर झुकाए खुद ही वहां चला आया। अपने सामने अजनबी चेहरों को देखकर वो चौंक उठा। इसने करख्त लहजे में दरियाफ्त किया, क्या बात है भाई, किससे मिलना है? वो लगभग 60 साल का खमीदा कमर बूढ़ा शख्स था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, सर पर सब्ज टोपी और हाथ में तस्बीह थी। मैंने इसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप गालिब ने आबदा परवीन के बाप है? नाम ना ले इस हरामजादी का। आबदा का नाम सुनकर वो एकदम भड़क उठा। फिर इसे फौरन ही ख्याल आ गया। कद नर्म लहजे में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, मैं आपकी बेटी आबदा परवीन के बारे में एक बुरी खबर लाया। वो बददिमाग बुढ़ा तेवरी चढ़ाकर बोला, अच्छा जी थानेदार साहिब, क्या बुरी खबर लाए हैं आप? क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मुझे इसके अंदाज पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर जरूरी हुआ तो गिरफ्तार भी करके ले जाएंगे, पहले जरा अपना तारुफ तो करवाएं। इसने सीना फैलाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा नाम मौलवी नूर शाह है, मैं मोहल्ले की मस्जिद का पेश इमाम। वाह सुभान अल्लाह, मैंने तंजिया लहजे में कहा, मुझे आप के अखलाक ने बहुत मुतासिर किया है नूर शाह साहब। फजूल बातें छोड़ी और बताएं क्या खबर लाए हैं। इसके लहजे से बिरहमी हवेदा थी। मैंने कहा, पेश तमाम साहिब, लड़की का मामला है। दरवाजे पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। दरवाजे की ओट से चोरियों की खनक उभरी। फिर खालिदा की आवाज आई, अब्बा जी उनको अंदर बुला ले। थोड़ी रदोकद के बाद बूढ़ा नूर शाह हमें घर के अंदर ले गया। बैठने के बाद इसने पूछा, अब बताएं क्या मामला है? मैंने कहा, आबदा परवीन को घर से भागे हुए कितना अरसा हुआ है? ये क्या बकवास है? वो फिर हत्थे से उखड़ गया। अब से किसने कह दिया कि वो घर से भाग गई है? वो बूढ़ा आदमी था मगर बहुत टेढ़ा बोल रहा था। मुझे इसके अंदाज ने खोला कर रख दिया। मैंने खालिस थानेदाराना लहजे में कहा, शाह साहिब अब कैसे पेशिमाम हैं कि झूठ बोले जा रहे हैं। जो लोग आपकी इमामत में नमाज पढ़ते होंगे उनका तो खुदा ही हाफिज है। वो गुस्से से बोला, आप मुझे दीन सिखाने की कोशिश न करें। मैंने कहा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कदरे नरम पड़ते हुए बोला, दरअसल मैं जज्बात में आ गया था। आप जज्बात में नहीं बल्कि गुस्से में आ गए थे। मैंने अपने लहजे में सख्ती बरकरार रखते हुए कहा, गुस्सा हराम करार दिया गया है और जज्बात को कंट्रोल में रखने की ताकीद की गई है। वो मेरे जवाब से कायल नजर आने लगा। मैंने इसे रास्त पर आते देखकर पूछा, आबदा परवीन को घर छोड़े हुए कितना अरसा हुआ है? इसने फिर जवाब देने में तामुल किया। इसी असना में खालिदा परवीन कमरे में दाखिल हुई और तेज आवाज में बोली, मैं दरवाजे के पीछे से आपकी तमाम गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब्बा जी से आपको जो पूछना है वो बाद में पूछते रहे, पहले ये बताएं कि मेरी बहन को क्या हुआ है। खालिदा की आवाज कर्ब में डूबी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर गम की गहरी बदली छाई हुई थी। मैंने मुख्तसर अल्फाज में आबदा को पेश आने वाले वाकये के बारे में बता दिया। खालिदा ने फौरन रोना शुरू कर दिया। मुझे पहले ही पता था कोई गड़बड़ जरूर हो जाएगी। मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ था। हमारी तो किस्मत ही खराब है। मौलवी नूर शाह गुस्से से अपनी बेटी को घूरने लगा। खालिदा, तुम दूसरे कमरे में जाओ। घर की बातें सबके सामने नहीं करना चाहिए। वो आंसू खुश्क करते हुए बोली, मेरे सीने में आग लगी हुई है। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आपकी सख्तियों ने इस घर को जहन्नम बना दिया है। जारी है महरूम मोहब्बत। जमाल जिंदरान मुख सफदर हयात किस्त नंबर 4। तुम बकवास बंद करो और दूसरे कमरे में जाओ। वो गुस्से से देवड़ा फिर मेरी जानिब मुड़ते हुए बोला, मुख साहिब ये हमारे घर का मामला है। हम अपनी उलझन को खुद ही सुलझा लेंगे। मैंने कहा, मौलवी साहिब अब ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं रहा, काबिल दखल अंदाजी पुलिस केस बन चुका है। आपकी बेटी मेरे थाने की हुदूद में कत्ल हुई है।
अब कानूनी कार्रवाई के रास्ते में रोक ना बने और मेरे सवालात का ठीक ठीक जवाब दे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मौलवी नूर शाह ने कहा। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। इस मामले को ज्यादा कुरेदेंगे तो हमारी रुसवाई होगी। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब ये मामला दब नहीं सकता मौलाना। आप अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को आबदा की गुमशुदगी के बारे में क्या बताएंगे? मैंने ये बात मशहूर कर दी है कि वो अपने मामों के पास कबीर वाला गई हुई है। वो हित धर्मी से बोला। मैंने इसे नफरत आमेज नजरों से देखा, फिर कहा, आप माशाअल्लाह से दीनदार आदमी हैं। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि एक झूठ को निभाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? वो परेशान नजरों से मुझे देखने लगा। इज्जतदार आदमी को इज्जत बचाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है थानेदार साहब। मौलवी साहब, इज्जत झूठ से नहीं सच से बना करती है। झूठ बोलकर वक्ती तौर पर तो किसी बुराई पर पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन खुद को बदनामी से नहीं बचा सकते। बाद में जब झूठ का पुल खिलता है तो इंसान की दुनिया में भी रुसवाई होती है और वो अपनी आकिबत भी खराब करता है। मेरी बातों का खातिर खा असर हुआ। मौलवी नूर शाह एकदम निढाल नजर आने लगा। फिर वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर बोला, अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ करना। तो जानता है कि मैं बेकसूर हूं। मैं उन मामलात में खुद को बुरी करार देता हूं। मेरी बेटियों ने मुझे किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अल्लाह मुझे उठा ले। अब मुझसे और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो बाकायदा हिचकियों से रोने लगा। मेरे जहन में अभी तक खालदा परवीन के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। इसने कहा था, मुझे पहले ही पता था कोई गड़बड़ जरूर हो जाएगी। मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ था। हमारी तो किस्मत ही खराब है। खालिदा ने अपने वालिद को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज भी कहे थे कि आपकी सख्तियों ने इस घर को जहन्नम बना दिया है। इससे एक बात वाज़ेह हो जाती थी कि खालिदा अपनी बहन के प्रोग्राम से वाकिफ थी। वो जानती थी कि आबदा क्या करने जा रही थी, और ऐसा ही इससे मिलता जुलता कोई वाकया खुद उसके साथ भी पेश आ चुका था। जहां तक घर के जहन्नम बनाने का ताल्लुक था तो वो साफ जाहिर हो रहा था। मौलवी नूर शाह जैसे लोग बाज औकात नेकी और शरीयत के नाम पर जुल्म की हुदूद से भी गुजर जाते हैं। मैंने कहा, मौलवी साहब लगता है आपको इज्जत रास नहीं आ रही। मैं चाहूं तो अभी आपको गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप मुझसे कोई बात ना छुपाएं। आबदा ने जिन हालात में घर छोड़ा था उसकी तफसीलात मुझे बताएं, ताकि मैं इसके कातिल को फौरन गिरफ्तार कर सकूं। काश मुझे इस बदबख्त के अजाइम की खबर हो जाती। मौलवी नूर शाह ने खला में घूरते हुए कहा, अगर मुझे पता चल जाता कि आबदा भी खालिदा की तरह मेरा मुंह काला करेगी तो मैं रातों रात इसके टुकड़े करके सहने दबा देता। बस करें अब्बा जी, खालिदा ने चीख कर कहा। मेरा मुंह ना खुलवाएं, वरना जिस इज्जत का अब ढंडोरा पेट रहे हैं वो खाक में मिल जाएगी। वो तो तुम दोनों ने खाक में मिला ही दी है। अब कौन सी कसर बाकी है? मौलवी नूर शाह ने गजबनाक नजरों से बेटी को घूरा। खालिदा ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया, मैंने जो कुछ किया था वो अपने हालात से मजबूर होकर किया था। आपकी हद से बढ़ी हुई सख्तियों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। वैसे तो आप आखिरत के अजाब से बहुत डरते हैं, लेकिन अपने अपनी हरकतों की वजह से मेरी जिंदगी वाकई अजाब बना दी थी। इसलिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा था, और उसका नतीजा भी देख लिया। मौलवी नूर शाह ने हिकारत आमेज नजरों से खालिदा की जानिब देखा। छुट्टी का अंजाम भी तुम्हारे सामने है। खालिदा के चेहरे पर कर्ब की नुमाइंदा लकीरें नमूदार हुई। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, इसलिए वो धोखेबाज फिदा हुसैन आसानी से बच निकला, लेकिन पेवर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। मैंने हैरत से खालिदा को देखा। वो मेरे लिए मालूमात का जखीरा साबित हो रही थी। मैंने फौरन सवाल किया, ये पेवर और फिदा हुसैन कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। बूढ़ा नूर शाह फौरी बोल उठा, किसी की बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी मुर्गी ठीक हो तो पराए घर अंडा ही क्यों दे। खालिदा के चेहरे पर एक मासूम सी तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वो एक ऐसा चेहरा था जो तलखियों और सख्तियां के सबब मुस्कुराना भूल गया था। इसने निहायत ही तीखे लहजे में कहा, मैं थानेदार साहिब से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी।
میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ آبدہ کا قاتل جلد از جلد پھانسی لگ جائے۔ میں نے پوچھا تمہارے خیال میں آبدہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ پیور کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ پیور یہ کون ہے بھائی؟ مولوی نور شاہ نے بتایا میری چھوٹی سالی صفیہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کا نام تو غفور ہے لیکن مشہور پیور ہی ہے۔ بڑا لچا لفنگا لڑکا ہے۔ میں نے کہا مگر آبدہ تو ماسٹر جمیل بہار کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ میں کسی پر الزام لگانا گناہ سمجھتا ہوں۔ مولوی نور شاہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے۔ ابھی آپ ہی نے بتایا ہے اور خالدہ کی باتوں سے بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ اس فرار سے واقف تھی۔ میرا اللہ مجھے معاف کرے۔ جمیل بہار تو بہت ہی شریف شخص تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ خالدہ تلخ کر بولی، آپ جسے شریف کہہ رہے ہیں، کیا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے پر تیار ہو جاتے؟ ہرگز نہیں، مولوی نور شاہ نے قطعیت سے کہا۔ شریف ہونا اور بات ہے لیکن میں ایسے کسی بھی شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا جو داڑھی منڈواتا ہو اور 5 وقت کا نمازی نہ ہو، چاہے ایسے رشتے کے انتظار میں بیٹیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں۔ خالدہ کے لہجے سے زہر کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے بڈھے مولوی پر بے انتہا غصہ آیا لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں خواہ دین کے معاملات میں الجھ کر بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ مولوی نور شاہ جیسے لوگ اپنی ہک دھرمی پر قائم رہتے ہیں، وقتی طور پر دوسروں کے دلائل سے قائل تو ہو جاتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے ذہن میں سما چکا ہوتا ہے۔ میری یہاں آمد کا مقصد نور شاہ کی اصلاح نہیں تھا، اس لیے میں فوری اصل موضوع کی طرف اگا۔ میں نے خالدہ سے پوچھا تم نے بتایا ہے کہ آبدہ کو پیور کے سوا اور کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ پیور کی آبدہ سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی تھی، بڑی گہری دشمنی جناب۔ خالدہ نے بتایا آبدہ نے ایک موقع پر اسے بری طرح بے عزت کر دیا تھا۔ کیم؟ وہ آبدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خالدہ نے کہا۔ لنگور نے شاید کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ آبدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ خالدہ نے کہا، ہونا کیا تھا، یہ شادی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جاری ہے۔